कॉमिक पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म का राइज एक सिंपल या सडन प्रोसेस नहीं था। ये एक कॉम्प्लेक्स और ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें कई फैक्टर्स ने मिलकर एक नेशनल कॉन्शियसनेस को जन्म दिया। ब्रिटिश रूल ने इंडिया में नए इंस्टीट्यूशंस, नए इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस किए, जिनके चलते लोगों ने समझना शुरू किया कि उनकी समस्याओं का असली रूट कॉलोनियल रूल ही है। इसलिए इंडियन नेशनलिज्म एक रिएक्शन भी था और एक एवोल्यूशन भी, जो ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट था, पर उन पॉलिसीज के वजह से ही लोग एक नए थॉट प्रोसेस तक पहुंच पाए। सबसे पहले दुनिया भर में जो नेशनलिज्म और सेल्फ डिटर्मिनेशन के आइडियाज़ पॉपुलर हो रहे थे, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, उन्होंने इंडियंस को भी इन्फ्लुएंस किया। साथ ही इंडियन रिनाइसेंस, जिसमें आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और फिलॉसफी में एक नई अवेकनिंग आई, ने भी एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड किया। इस रिवाइवल ने लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड जगाया कि उनका अपना ग्लोरियस पास्ट था। ब्रिटिशर्स ने चाहे अपने बेनिफिट के लिए ही सही, पर इंडिया में मॉडर्नाइजेशन को किक स्टार्ट किया, जैसे रेलवेज, टेलीग्राफ, मॉडर्न लॉ सिस्टम, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। ये डेवलपमेंट्स लोगों को फिजिकल और आइडियोलॉजिकल लेवल पे जोड़ने लगे। जब डिफरेंट रीजन्स के लोग मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से एक दूसरे से मिले और एक जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फेस किया, तब उनमें यूनिटी का एहसास हुआ। जैसे अगर एक रीजन में फेमिन आया तो दूसरे रीजन में भी प्राइसेस बढ़ने लगे। ये इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस एक नेशनल फीलिंग को जन्म देने लगा। लोगों ने ये भी रियलाइज किया कि ब्रिटिश रूल का असली मकसद सिर्फ इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। सभी सेक्शंस, चाहे वो पीजेंट्स हों, आर्टिजन्स, कैपिटलिस्ट्स या इंटेलिजेंसिया, सबने ये समझा कि उनके इंटरेस्ट्स ब्रिटिश पॉलिसी से क्लैश करते हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन ने एक कलेक्टिव रेजिस्टेंस का मूड क्रिएट कर दिया। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने भी एक मेजर रोल प्ले किया। चाहे ब्रिटिशर्स ने इसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए शुरू किया हो, लेकिन इसी सिस्टम ने इंडियन यूथ को वेस्टर्न लिबरल थॉट से इंट्रोड्यूस किया। रूसो, वोल्टेयर, पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे थिंकर्स के आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड होकर इंडियन यूथ ने डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट किया। इंग्लिश लैंग्वेज ने भी देश के लीडर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प की। ये एजुकेटेड क्लास, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट्स जब इंग्लैंड जाते थे और वहाँ की डेमोक्रेसी को देखते थे, तो इंडिया की कंडीशन से उसका कंपैरिजन करते हुए उनमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और स्ट्रांग हो जाता। प्रेस ने भी देश में नेशनलिज्म को फ्यूल किया। न्यूज़पेपर्स और पैम्फलेट्स ने नॉट ओनली गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, बल्कि लोगों को यूनाइट होने के लिए मोटिवेट किया। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कई वर्नैकुलर और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स शुरू हुए, जो सिविल राइट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को प्रमोट करते थे। ये लिटरेचर और प्रेस लीडर्स के बीच में आइडियाज़ के एक्सचेंज का भी मीडियम बना। इसी दौरान इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को भी रीडिस्कवर किया गया। मैक्स म्यूलर, मोनियर विलियम्स जैसे यूरोपियन स्कॉलर्स और इंडियन हिस्टोरियंस जैसे R.G. भंडारकर, R.L. मित्रा और स्वामी विवेकानंद ने इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसके एडवांस्ड इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड, आर्ट एंड कल्चर के बारे में लिखा। इन डिस्कवरीज ने एजुकेटेड इंडियंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया और उन कॉलोनियल नैरेटिव्स को चैलेंज करने का स्ट्रेंथ दिया जिसमें इंडिया को बैकवर्ड और बारबेरिक दिखाया जाता था। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एक्सेट्रा ने सोसाइटी के अंदर जो डिविजन्स थे, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा, उन्हें खत्म करने की कोशिश की। इन रिफॉर्म्स ने एक यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव इंडियन सोसाइटी बनाने की डायरेक्शन में काम किया, जिससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्ट्रांग हुआ। ब्रिटिश रूल की वजह से जो अर्बन मिडिल क्लास बनी थी, जो मेनली एजुकेटेड और प्रोफेशनल क्लास थी, उसने नेशनलिस्ट मूवमेंट का लीडरशिप संभाला। हिस्टोरियन पर्सिवल स्पियर कहते हैं कि ये क्लास एक छोटी सी माइनॉरिटी थी, लेकिन बहुत ही डायनेमिक और पर्पसफुल थी। इस क्लास ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को गाइड किया और देश में एक पॉलिटिकल अवेकनिंग लाई। और जब इंडियंस ने देखा कि वर्ल्ड के दूसरे नेशंस जैसे साउथ अमेरिका, इटली, ग्रीस, आयरलैंड ब्रिटिशर्स या स्पेनियर्ड्स के खिलाफ स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उन्होंने भी फ्रीडम का सपना देखना शुरू किया। इन ग्लोबल नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने इंडियन नेशनलिज्म को एक मोरल और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया। ब्रिटिश रूल के दौरान जो रेशियल एरोगेंस और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थीं, उन्होंने इंडियन लोगों को डीपली हर्ट किया। अंग्रेज हमेशा वाइट सुपीरियोरिटी का मिथ फैलाते रहे और इसका इम्पैक्ट इंडियंस पे साइकोलॉजिकल लेवल पर भी पड़ा।
वाइसरॉय लॉर्ड लिटन की कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज जैसे कि 1876 में आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम की मैक्सिमम एज लिमिट को 21 से घटा के 19 कर देना ने एजुकेटेड इंडियन यूथ को स्पेशली नाराज किया। उसके बाद आया 1877 का दिल्ली दरबार, जहां पे एक तरफ ब्रिटिश शान से सेलिब्रेशन कर रहे थे तो दूसरी तरफ देश सीवियर फैमिन यानी अकाल से जूझ रहा था। इस इनसेंसिटिव एक्ट ने ब्रिटिश सरकार की असली प्रायोरिटी एक्सपोज कर दी। फिर आया 1878 में दो और कंट्रोवर्शियल एक्ट्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लोकल भाषाओं में लिखे जा रहे न्यूज़पेपर्स को सेंसर करता था, एंड आर्म्स एक्ट जो इंडियंस के लिए वेपन्स रखने पर रिस्ट्रिक्शन लगाता था जबकि यूरोपियंस पर यह लॉ लागू नहीं होता था। इन लॉज ने क्लियरली दिखाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस कर रही है। इसके बाद आई इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। वाइसरॉय रिपन ने एक बिल प्रपोज किया था जिसका एम था कि इंडियन जजेस को भी यूरोपियन क्रिमिनल्स के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन दी जाए जैसे उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स के पास होती थी। लेकिन यूरोपियन कम्युनिटी ने इस बिल का कड़ा विरोध किया और फाइनली गवर्नमेंट ने बिल को डाइल्यूट कर दिया। ये इंसिडेंट इंडियन नेशनलिस्ट के लिए एक आई ओपनर था। उन्हें समझ आ गया कि जब तक ब्रिटिश इंटरेस्ट का सवाल होगा तब तक जस्टिस या इक्वालिटी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इस एजिटेशन से इंडियंस ने यह भी सीखा कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है और आगे चलकर यही उनके पॉलिटिकल टूल्स बन गए। अब अगर इंडियन नेशनलिज्म की पॉलिटिकल रूट्स देखी जाएं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी कई पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन चुकी थीं। शुरुआती दौर में इन एसोसिएशंस में ज्यादातर वेल्दी और जमींदार क्लास का इन्फ्लुएंस था। ये मोस्टली लोकल या रीजनल लेवल तक सीमित थे और इनका काम ब्रिटिश पार्लियामेंट को पिटीशंस भेजना था जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने की डिमांड और एजुकेशन का स्प्रेड जैसे इश्यूज उठाए जाते थे। लेकिन 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज एजुकेटेड मिडिल क्लास जैसे लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स और टीचर्स के हाथ में आ गई थीं, जिन्होंने इन मूवमेंट्स को एक वाइडर नेशनल कैरेक्टर देना शुरू किया। बंगाल में पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत अर्ली शुरू हो गई थी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में बनी जिसे राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने शुरू किया। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी का एम लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना था। यह पहला एग्जाम्पल था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी जिसका मकसद था इंडिया के लोगों की कंडीशंस को रिकॉर्ड करना और पीसफुली तरीके से उनका वेलफेयर सिक्योर करना। 1851 में ये दोनों सोसाइटीज मर्ज होकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बन गई, जिन्होंने चार्टर एक्ट के रिन्यूअल के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ मेजर डिमांड्स रखीं, जैसे पॉपुलर लेजिस्लेचर का एस्टैब्लिशमेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन, सीनियर ऑफिसर्स की सैलरीज में कट, सॉल्ट ड्यूटी, अबकारी और स्टैम्प ड्यूटीज का एबॉलिशन। इनमें से कुछ डिमांड्स चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में पार्शियली एक्सेप्ट की गईं। दादाभाई नारोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया जिसका एम था इंडियन इश्यूज पर ब्रिटिश पब्लिक और पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करना। बाद में इसके इंडियन ब्रांचेस भी खोले। इंडियन लीग 1875 में सिसिर कुमार घोष में स्टार्ट किया जिसका एम था लोगों में नेशनलिज्म का भाव जगाना और पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करना। फिर आई सबसे इंपैक्टफुल प्री कांग्रेस बॉडी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876 में, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया। ये ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिव और प्रो लैंडलॉर्ड ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से अलग थी और इसका गोल था लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस देना, कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम के थ्रू यूनिटी लाना। इसने 1876 में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जो लेटर ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस का फोररनर बनी। 1886 में ये एसोसिएशन कांग्रेस में मर्ज हो गई। बॉम्बे रीजन में भी इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस बनी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 को महादेव गोविंद रानाडे ने बनाया जिसका एम था गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ब्रिज का काम करना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 को बदरुद्दीन तैयबजी, फेरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने शुरू किया। मद्रास में मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी जिसे वी राघवाचार्यर, बी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंदा चार्लू ने एस्टैब्लिश किया। इन एसोसिएशंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले कई इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल कैंपेन्स चलाए। 1875 में कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की डिमांड, 1878-79 में गवर्नमेंट सर्विसेज का इंडियनाइजेशन, लिटन के अफगान वॉर एडवेंचर के खिलाफ प्रोटेस्ट, आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ कैंपेन्स, वॉलंटियर कॉर्प्स में इंडियंस को शामिल करने की डिमांड, प्लांटेशन लेबर और इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ एजिटेशन, इल्बर्ट बिल को सपोर्ट करना, ऑल इंडिया पॉलिटिकल एजिटेशन फंड का आइडिया, ब्रिटेन में प्रो इंडिया पार्टी को वोट दिलवाने का कैंपेन, इंडियन सिविल सर्विसेज की एज लिमिट रिडक्शन के खिलाफ नेशनल एजिटेशन जिसे इंडियन एसोसिएशन ने लीड किया।